ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अध्याय 1, मध्यवर्गीय अदृश्य जाल। देखिए, ये शानदार किताब शुरुआत ही एक ऐसे कड़वे सच से करती है जो हमारे और आपके यानी मध्यम वर्गीय जीवन को आकार देने वाली अदृश्य शक्तियों को उजागर करता है। मजे की बात यह है कि ये कोई लोहे के भौतिक जाल नहीं है जो आपको दिखें। ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और व्यवस्थागत हैं। तो आखिर इस जाल के मुख्य खतरे क्या हैं? जरा ध्यान से सुनिए। पहला, सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली सोच, यानी विकास या ग्रोथ से पहले बस अपनी सेफ्टी देखना। दूसरा, आय पर रैखिक निर्भरता, मतलब बस एक ही बंधी बंधाई सैलरी पर टिके रहना। तीसरा है असफलता का भय, लोग क्या कहेंगे, इस डर से कोई रिस्क ही न लेना। फिर आता है जीवन शैली की तुलना, पड़ोसी से बेहतर और सफल दिखने के लिए बेवजह खर्च करना। और आखिरी है आज्ञाकारी मानसिकता, यानी अपने नियम बनाने के बजाय आंख मूंदकर दूसरों के बनाए नियमों का पालन करना। बोंदकल्ली का सीधा सा तर्क है कि मध्यम वर्ग अवसरों की कमी से नहीं फंसा है, बल्कि विरासत में मिली इन पुरानी रूढ़ियों से फंसा हुआ है। अगर आपको आज़ाद होना है ना, तो पैसे, करियर और सफलता के बारे में आज तक आपको जो कुछ भी सिखाया गया है, उस पर आपको सवाल उठाना ही होगा। अध्याय 2, व्यापक सोच का नियम। अब यह अध्याय पूरी तरह से खुद को मानसिक रूप से रीसेट करने के बारे में है। लेखक बहुत ही कमाल की बात बताते हैं कि धन आपके बैंक अकाउंट में आने से बहुत पहले आपके दिमाग में उत्पन्न होता है। चलिए इसे तुलना से समझते हैं। एक तरफ है मध्यम वर्गीय सोच वाले लोग जो कहते हैं, मुझे बस एक स्थिर नौकरी चाहिए, मुझे अच्छी वेतन वृद्धि की उम्मीद है, या मुझे गलतियों से बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है धन संबंधी सोच, मैं बड़े पैमाने पर लोगों के लिए मूल्य कैसे सृजित कर सकता हूँ, मैं अपने समय को कैसे बढ़ा सकता हूँ और मैं संपत्तियां कैसे बनाऊं। बटनपल्ली कहते हैं कि किसी की भी आय शायद ही कभी उनकी कल्पना के दायरे से बाहर जाती है। सीधी सी बात है, अगर सोच छोटी होगी तो परिणाम भी तो कम ही मिलेगा ना। अध्याय 3, पहली नौकरी एक लॉन्च पैड है, कोई आजीवन कारावास नहीं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहली नौकरी को ही अपनी पूरी पहचान मान लेते हैं ना, लेकिन लेखक इसे एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में देखने को कहते हैं। आपकी पहली नौकरी से आपको क्या क्या मिलना चाहिए? अनुशासन, शानदार पेशेवर आदतें, वास्तविक दुनिया की समस्याओं से रूबरू होना, मूल्य सृजन की समझ, एक मजबूत नेटवर्क और हाँ, भविष्य के उद्यमों के लिए प्रारंभिक पूंजी। लेकिन ध्यान रहे, इससे आपको क्या नहीं मिलना चाहिए? एक स्थायी आराम क्षेत्र या कंफर्ट जोन, एक निश्चित पहचान और आपकी महत्वाकांक्षा पर कोई सीमा। याद रखिए, नौकरी महज एक सीढ़ी है, आपकी मंजिल नहीं। अध्याय 4, कौशल संचय, एक असली महाशक्ति। अब किसी एक परिपूर्ण कौशल के पीछे भागने के बजाय बोंदपल्ली यहाँ कौशल संचय का कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। इसका मतलब है कई पूरक कौशलों में औसत से थोड़ा ऊपर होना। चलिए इस शक्तिशाली कौशल संचय के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कोडिंग, उसके साथ बेहतरीन संचार और उत्पाद चिंतन, या फिर वित्त, बातचीत करने की कला और नेतृत्व। एक और बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है मार्केटिंग, मनोविज्ञान और कहानी सुनाने की कला। ये कौशल संचय आपको एक ऐसा अनुचित लाभ देते हैं जो औरों के पास नहीं होता, क्योंकि सच कहूं तो बहुत कम लोग रचनात्मक रूप से कौशलों को इस तरह संयोजित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5, धन संबंधी मानसिकता बनाम धन संबंधी यांत्रिकी। देखिए, होता क्या है ना, अधिकांश लोग रणनीति पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, जैसे एसआईपी, बचत, बजट बनाना, लेकिन वो धन के पीछे की मानसिकता को नजरअंदाज कर देते हैं। अब अभाव की मानसिकता वालों को देखिए, वो सोचते हैं पैसा सीमित है, मुझे और अधिक बचत करनी चाहिए या मैं जोखिम नहीं उठा सकता। इसके उलट प्रचुरता की मानसिकता वाले लोग क्या सोचते हैं? पैसा मूल्य की ओर आकर्षित होता है, मैं अपनी कमाई की क्षमता बढ़ा सकता हूँ और मैं ऐसे कौशल सीख सकता हूँ जिनसे मेरी आय कई गुना बढ़ जाएगी। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यांत्रिकी से पहले हमेशा मानसिकता आती है। अगर आपकी सोच सही नहीं है तो बेहतरीन रणनीतियां भी विफल हो जाएंगी। अध्याय 6, केवल बचत ना करें, आय बढ़ाएं। सच मानिए, आप सिर्फ पैसे बचाकर कभी धनवान नहीं बन सकते। महंगाई, टैक्स और जीवन शैली की जरूरतें हमेशा आपकी बचत से आगे निकल जाएंगी। तो असली फॉर्मूला क्या है? आपकी आय में वृद्धि आपके व्यय या खर्चों में वृद्धि से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अब आय कैसे बढ़ाएं? आप स्वतंत्र रूप से काम यानी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।
रणनीतिक रूप से भूमिकाओं में बदलाव कर सकते हैं, उच्च मूल्य वाले नए कौशल सीख सकते हैं, डिजिटल संपत्तियों का निर्माण कर सकते हैं या सूक्ष्म व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। देखिए, बचत महत्वपूर्ण है, लेकिन आय में वृद्धि उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 7, वेतन संबंधी मानसिकता से मुक्ति। अब ये वेतन संबंधी मानसिकता क्या है? यह वो धारणा है कि आय सिर्फ एक ही नियोक्ता से आनी चाहिए। इस मानसिकता की दिक्कतें देखिए। ये कमाई की क्षमता को सीमित करता है, यह व्यक्ति को जोखिम से बचने वाला बना देता है, आपको आश्रित बनाए रखता है और सबसे बड़ी बात, यह धन सृजन को रोकता है। अब इसके विपरीत धनवान लोग कैसे सोचते हैं? वो सोचते हैं हिस्सेदारी के बारे में, रॉयल्टी के बारे में, स्वामित्व के बारे में और आय के कई स्रोत बनाने के बारे में। अध्याय 8, धन के साधन, स्वतंत्रता के मार्ग। इस हिस्से में लेखक उन प्रमुख साधनों का विस्तृत विश्लेषण करते हैं जो असल में धन सृजन का काम करते हैं। तो ये 5 प्रमुख साधन कौन से हैं? पहला, व्यवसाय। इसमें उच्च जोखिम है, उच्च प्रतिफल है और असीमित लाभ की संभावना है। दूसरा, अचल संपत्ति, जो स्थिर है, दीर्घकालिक है और लीवरेज के अनुकूल है। तीसरा है स्टॉक, जो एक कंपाउंडिंग मशीन है और सभी के लिए सुलभ है। चौथा है डिजिटल संपत्तियां, जैसे कोर्स, सामग्री, ऐप्स, जो स्केलेबल और कम लागत वाले हैं। और पांचवा है बौद्धिक संपदा, जैसे पुस्तकें, पेटेंट या रूपरेखाएं। याद रखिए, आपकी नौकरी इन संपत्ति के साधनों को वित्त पोषित करती है, यह स्वयं साधन नहीं है। अध्याय 9, उत्तोलन की शक्ति। सच कहूं तो लीवरेज या उत्तोलन ही घातीय वृद्धि का असली रहस्य है। अब ये उत्तोलन कितने प्रकार के होते हैं? पहला है लोग, यानी आपकी टीमें और प्रतिनिधि मंडल। दूसरा है पूंजी, यानी वह पैसा जो आपके लिए संपत्ति बनाता है। तीसरा है प्रौद्योगिकी, जैसे स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और चौथा है विषय वस्तु, जहां आप एक बार प्रयास करते हैं लेकिन उसका प्रभाव असीमित होता है। मध्यम वर्ग के लोग अक्सर केवल अपने समय पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन धनी लोग अपने समय को कई गुना बढ़ा लेते हैं। अध्याय 10, सोच समझकर जोखिम उठाना। जोखिम दुश्मन नहीं है दोस्तों, अज्ञानता दुश्मन है। समझदारी से जोखिम कैसे लें? हमेशा छोटा शुरू करें, विचारों का सत्यापन करें, बफर्स बनाएं, असफलताओं से सीखें और असीमित दाम लगाएं, जिसका मतलब है कम नुकसान और अधिक लाभ की संभावना। जोखिम उठाना आज़ादी पाने की कीमत है। वहीं अध्याय 11 बात करता है जीवन शैली मुद्रास्फीति की, जो धन का मुख्य संहारक है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, खर्चे भी उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं, जब तक कि जानबूझकर इसका विरोध न किया जाए। जीवन शैली में महंगाई क्यों आती है? सामाजिक तुलना, भावनात्मक खर्च, मान्यता की इच्छा और दूरदर्शिता का अभाव होने के कारण। इसलिए लेखक का सुझाव है संपत्ति बढ़ाने के बाद ही जीवन शैली में सुधार करना चाहिए। अध्याय 12, धन के लिए मानसिक मॉडल। ये मानसिक मॉडल हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। प्रमुख मॉडल कुछ इस प्रकार हैं: कंपाउंडिंग, अवसर लागत, प्रथम सिद्धांत, उलट देना, 80/20 नियम और प्रणालियों की सोच। ये सभी मॉडल हमें गलतियों से बचने और उच्च लाभ वाले अवसरों की तुरंत पहचान करने में मदद करते हैं। अध्याय 13, नेटवर्किंग एक धन गुणक के रूप में। कहा जाता है ना कि आपका नेटवर्क ही आपकी कुल संपत्ति निर्धारित करता है। इसके कुछ सिद्धांत हैं। जरूरत पड़ने से पहले ही रिश्ते बना लें, पहले मूल्य जोड़ें, मार्गदर्शकों की तलाश करें, आसपास महत्वाकांक्षी लोगों को रखें और जो ऊर्जा को नष्ट करने वाले रिश्ते हैं उनसे बचें। यकीन मानिए, अवसर लोगों के माध्यम से मिलते हैं, न कि रिज्यूमे के माध्यम से। अध्याय 14, डिजिटल संपत्तियों का निर्माण। आज के समय में डिजिटल संपत्तियां धन के नए स्रोत हैं। उदाहरण के लिए यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, पाठ्यक्रम, ई-पुस्तकें, ऐप्स और समाचार पत्र। वे असीमित रूप से विस्तार कर सकते हैं और निष्क्रिय या अर्ध निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सकते हैं। फिर आता है अध्याय 15, कर्मचारियों के लिए उद्यमिता। उद्यमी बनने के लिए नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे आंतरिक उद्यमिता, स्वतंत्र काम, कंसल्टिंग, अतिरिक्त आय और माइक्रो व्यवसायों की शुरुआत। उद्यमिता एक मानसिकता है, न कि कोई पदनाम। अध्याय 16, दीर्घकालिक सोच। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, धन का निर्माण महीनों में नहीं, दशकों में होता है। दीर्घकालिक सोच के कुछ सिद्धांत हैं। निरंतरता तीव्रता से बेहतर होती है।
छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा रूप ले लेती हैं। दीर्घकालिक निवेश अल्पकालिक लाभ से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। सच कहूं तो धैर्य एक प्रतिस्पर्धी लाभ है। अब बात करते हैं अध्याय 17 वित्तीय अनुशासन की। इस अध्याय में मूलभूत बातों को शामिल किया गया है जिन्हें आपको अपनाना चाहिए। आपातकालीन निधि, बीमा, बजट, ऋण प्रबंधन और व्यय ट्रैकिंग। ये अनुशासन नकारात्मक जोखिमों से बचाता है और आपको साहसिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। अध्याय 18 स्वामित्व का नियम। इसे ऐसे समझिए, कर्मचारी समय के बदले पैसा कमाते हैं, लेकिन मालिक पैसे के बदले विचारों का आदान प्रदान करते हैं। स्वामित्व के प्रकार हैं हिस्सेदारी, शेयरों, रॉयल्टी, आईपी और व्यवसायों में मालिकाना हक। स्वामित्व ही असीम धन प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। इसके बाद अध्याय 19 बात करता है वैश्विक मानसिकता की। दुनिया किसी एक शहर, कंपनी या देश से कहीं बड़ी है। वैश्विक मानसिकता में निम्नलिखित शामिल हैं: वैश्विक टीमों के साथ काम करना, वैश्विक स्किल्स सीखना, मजबूत मुद्राओं में कमाई करना और अपनी सीमाओं से परे सोचना। अध्याय 20 अपनी धन योजना का निर्माण। हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं और ये अध्याय एक व्यक्तिगत धन योजना बनाने में मदद करता है। इस धन योजना के अवयव क्या हैं? आय लक्ष्य, कौशल रोडमैप, निवेश रणनीति, अतिरिक्त आय योजना, जोखिम उठाने का मादा और परिसंपत्ति आवंटन। क्योंकि दोस्तों, धन संयोगवश नहीं मिलता, इसे योजनाबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाता है। और अब अध्याय 21 1% बनना। अंतिम अध्याय सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। दुनिया के शीर्ष 1% में शामिल होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। अलग तरह से सोचें, अलग तरह से व्यवहार करें, निरंतर सीखते रहें, संपत्तियां बनाएं, साहसिक निर्णय लें और दीर्घकालिक खेलों में भाग लें। किताब के अंत में लेखक का संदेश बहुत ही सशक्त करने वाला है। कोई भी मध्यम वर्ग से बाहर निकल सकता है, लेकिन केवल वही लोग ऐसा कर पाएंगे जो अलग तरह से सोचने का चुनाव करेंगे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।